स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन 8.1, 8.2 सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल चैप्टर्स। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके पहले एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसके बाद में हम आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी है ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है और बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम पहले बात करें कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको याद ये भी रखना है बेटा कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें पूछा क्या गया है, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि सिल्वर एटम हैज completely filled d orbitals, that is 4d10 in its ground state. How can we say that it is a transition element? तो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47, ठीक है। एटॉमिक नंबर 47 हो गया। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ऐसा 4d10 और यहाँ पर आता है 5s1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी d ऑर्बिटल जो है वो तो कंप्लीट है और जनरली हमारा रूल क्या कहता है कि इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सिल्वर जो है, ये सिल्वर जनरली हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे कि और किसमें करता है? इन सिल्वर हैलाइड्स। सिल्वर हैलाइड्स में हम देख सकते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद में हम कहेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है ऐसे कंपाउंड्स के साथ में जहां पर क्या है, ये AgF2 के साथ में शो करता है, AgO के साथ में शो कर सकता है। और इसीलिए हम कहेंगे तो इसके जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो हम सिंपली आंसर इसका ये लिखेंगे कि हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिल्वर कैन एग्जिबिट, हम लिखेंगे सिल्वर कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिल्वर कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2। तो ये +1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो कर सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ half filled d orbitals, and hence हम कहेंगे सिल्वर इज ट्रांजिशन एलिमेंट। जब आप ऐसा आंसर लिखोगे तो इस आंसर को कोई भी रॉन्ग नहीं दे सकता और इसीलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हम जनरली कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नोट डाउन करके रखिए बेटा अपनी कॉपी में और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं 8.2। अब जब हम 8.2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो। इन द सीरीज स्कैंडियम Z is equal to 21 to Zn is equal to 30, मतलब ये 3D सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक पे जो है ये फिनिश होता है। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट एंड दैट वन इज 126 kg per mole वाई। तो हमें ये बताना है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, कौन सी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये लो क्यों है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक जो है ये लो क्यों है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक है ना, क्यों होता है? तो हम जनरली कहते हैं कि किसी की भी एंथैल्पी जो रहती है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन is directly linked with, ये किसके साथ में लिंक्ड रहती है? This one is directly linked with stability, हम कहेंगे directly linked with stability of crystal lattice, stability of crystal lattice, and also
एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मतलब ये 2 फैक्टर पे जो है आपके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s2 आता है। इट मींस जो 3d ऑर्बिटल्स जो है 3d ऑर्बिटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हम ये कहेंगे कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 3d शेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर हम बात करते हैं कि बाकी जो अदर एलिमेंट्स है 3d सीरीज के, वो क्या करते हैं एक एक करके मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे कि 3d इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इसीलिए हम कहेंगे कि मेटालिक बॉन्ड, हम आंसर ये लिखेंगे इसका कि मेटालिक bonds of zinc are quite weak। ये metallic bond of zinc are quite weak और इसीलिए हम कहेंगे and hence it has lowest enthalpy of atomization। अगर इनका मेटालिक बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया 8.1 और 8.2, साथ में ही अभी हम देख लेते हैं 8.3। अब 8.3 क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। विच ऑफ द 3d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स exhibit the largest number of oxidation states and why। तो उनका ये जो कहना है कि 3d सीरीज जो है जो कि स्टार्ट हो रही है स्कैंडियम से जिसका 21 है एंड एंडिंग विथ जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है कि जिसका क्या हो रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। तो इसका क्लियरली हम आंसर लिख सकते हैं मैंगनीज, और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं Ar3d5 4s2। ठीक है, और इसी में सबसे ज्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। और इसीलिए इसकी लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +7 होती है। अगर आप देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिंग फ्रॉम +2 टू +7। मतलब कौन कौन सी होती है? +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है एंड +7 होता है इसके डिफरेंट कंपाउंड्स में। और इसीलिए विच ऑफ द 3d सीरीज ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट वन, तो हम कहेंगे इसका आंसर रहेगा मैंगनीज। सो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर 8.4 पे स्टूडेंट्स देखिए, जो क्वेश्चन में अभी आपको यहाँ जो समझा रही हूँ ये क्वेश्चन एज इट इज जो है ये आपसे पूछा गया है CBSE 2012 में। साथ में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है सैंपल पेपर जो आया था 2012 में और साथ में 2020 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे लिखिए, डेफिनेटली आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चन। ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें बोला गया है कि जो इनॉट वैल्यू जो दी है, वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, है ना। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, और हिंट नहीं दी रहेगी। और हिंट ये है कि कंसिडर इट्स हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन। एंथैल्पी जो है इसको आपको कंसिडर करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो हमारे पास में क्या है, ई नॉट वैल्यू है। ठीक है, जो रिडक्शन पोटेंशियल जो हम कहेंगे वो हमें दिया गया है। तो फिर हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू रहती है फॉर एनी
फॉर एनी मेटल, जो फॉर एनी मेटल जो रहती है वो डिपेंड करती है एटमाइजेशन पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। इज बेस्ड अपॉन थ्री फैक्टर्स पे जो है ये डिपेंडेंट करती है। कौन कौन सी? जैसे देखो कि अगर कोई मेटल सॉलिड है, ठीक है, अगर कोई मेटल सॉलिड है और अगर हम उसकी बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। और ये डेल्टा AH हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या है ये? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक, अब देखो ये तो हो गया। उसके बाद में अगर हमारे पास में ये है, ठीक है, गैसियस है, अब अगर हम इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज करें, कौन सी? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। और फिर अगर उसके बाद में ये जो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, अगर हम इसको एक्वस मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अगर हम यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा M2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, तो इन थ्री फैक्टर्स पे जनरली डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अब हम कहेंगे कि कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब कॉपर जो है, इस कॉपर के पास में कॉपर हैज वेरी हाई, हम कहेंगे कॉपर हैज वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, उसके पास में क्या है? जब हम इन सब की वैल्यू जब देखते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है इसकी वेरी हाई है। हाई का मतलब क्या हुई? कि उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और साथ में ही उसके पास में लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। क्या है? लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी है, लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है इसके पास में। अब देखो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है इस सिचुएशन में। देखो इस सिचुएशन में हमें क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। इस सिचुएशन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जबकि यहां पर इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड, इस सिचुएशन में एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, तो जब हम इसका नेट शेल रिएक्शन देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, तो हम ये कहेंगे कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो नीडेड रहती है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीडेड इज नॉट कंपनसेट बाय द एनर्जी रिलीज, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उससे कंपनसेट नहीं हो सकती। एंड हेंस हम कहेंगे Cu2 पॉजिटिव जो है इसकी वैल्यू कैसी रहती है? हमेशा से पॉजिटिव वैल्यू रहती है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव एंड Cu ये कितना रहेगा? इसका पॉजिटिव रहेगा। यही इसका आंसर होगा। बेटा ध्यान से समझो, इसको लिख कर देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम जा रहे हैं ये है हमारा क्वेश्चन 8.5। अभी 8.5 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कहा गया है? देखो, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द irregular variation in ionization enthalpies, that is first and second in the first series of the transition metal। मतलब अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट, और ये है हमारा 3D सीरीज। ये क्या है? हमारा 3D सीरीज जो है, इसमें पहले स्कैंडियम आता है, फिर ये टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर आता है हमारा क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, है ना। सो इनमें की इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसमें क्यों दिखाता है? इतना इरेगुलर क्यों दिखाता है? तो अब क्या होता है, बिगिनिंग वाले इसमें सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या होता है कि स्लोली जो इलेक्ट्रॉन्स जो है डी ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ये इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब हम कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट ये आपस में चल रहे हैं, है ना। तो एक क्या होता है, बिगिनिंग में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर देता है शील्डिंग इफेक्ट को और फिर स्लोली जाने के बाद शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है न्यूक्लियर चार्ज को और इसीलिए हमें इसका वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन किसमें मिलता है, वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, वेरिएशन इन एटॉमिक साइज मिलता है। और अगर एटॉमिक साइज में वेरिएशन मिला तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी वेरिएशन मिलेगा। मतलब जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय आपको ये जरूर देखना है कि उसका सबसे पहले एक्सप्लेन करना है एटॉमिक साइज के बारे में और उसके बाद में हम बताएंगे कि इसी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी यहाँ पे इर्रेगुलर ट्रेंड जो है वो शो करती है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो बेटा यहां पर बोला गया है कि y is highest oxidation state of metal exhibited by its fluoride and oxide only, its fluoride and oxide only। एंड बेटा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको यहाँ पर ईयर भी बता देती हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है सीबीएसई 2010 में। ठीक है, ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है हमारा सीबीएसई 2010 एंड 14 दो ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब इसको ध्यान से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड बाय इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो बोथ हम पहले आंसर दे रहे हैं 8.6 का, तो इसमें हम लिखेंगे कि बोथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बोथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो हमें पता ही कि इन दोनों की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो वेरी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन दोनों की तो हम क्या कहेंगे कि दे कैन ऑक्सीडाइज मेटल टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, देखो एज अ रिजल्ट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आर शोन बाय फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल। और इसीलिए वो क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जनरली इन ट्रांजिशन मेटल। और यही इसका रीजन है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है बेटा। नोट डाउन किया नहीं है तो आप नोट डाउन करके रखिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैं आपको इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्या है, देखो जरा यहाँ पे हम ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना। ये इरेज करके देख लेते हैं कि क्लियर हो रहा है या तो फिर हम डायरेक्टली सब पूरा ही इरेज कर लेते हैं ना। ओके, सो चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8.7। जैसे कि मैंने बताया ये 2 साल पूछा गया है बेटा क्वेश्चन। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और क्यों है। तो इसके लिए देखो हम आंसर, सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं कि जो Cr2 पॉजिटिव जो है ना, Cr2 प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन
Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रीजन क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे, है ना, अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू आती है -0.41 वोल्ट, और अगर आप इसकी वैल्यू देखते हैं किसकी, Fe2 पॉजिटिव की, तो ये वैल्यू आती है, और ये Fe2 पॉजिटिव कैसे आता है, Fe3 प्लस से कन्वर्ट होता है ना, तो इसकी आंसर आता है, इसकी वैल्यू जो है वो है 0.77। चलिए देखिए, अब मैं इसका प्रॉपर तरीके से आपको रीजन समझाती हूँ कि रीजन क्या है इसके पीछे। तो अब देखो, जनरली क्या होता है कि D4 टू D3, मतलब जो अगर D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं D3 में। ठीक है, ये कब होता है, ये ट्रांजिशन अकर्स व्हेन, ये ट्रांजिशन कब होता है, व्हेन Cr2 पॉजिटिव changes to, when Cr2 positive changes to Cr+3 ion। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जैसे ये जब कन्वर्जन हो रहा है तो D4 से D3 हो रहा है, जबकि अगर हम देखें D6 से D5 होता है, takes place when Fe2 positive converted to Fe3 positive ion। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों में से ये जो ट्रांजिशन है, जो D4 टू D3 ट्रांजिशन जो है, ये क्या होता है, मच इजियर, ये ट्रांजिशन ज्यादा इजियर होता है एज कंपेयर्ड टू द सेकेंड ट्रांजिशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि बेटा इसमें से रिमूव करना, ये सिचुएशन में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और यही रीजन है कि Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव। क्लियर हुआ, समझ में, हम समझते इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है कि कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव आयन, और उसका हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है 27। ठीक है, तो अभी जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो एलिमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट M जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, है ना। तो इसका कितना है, 27 है, तो हम सिंपल सा लिखते हैं, 27 है इसका, तो हमने लिख लिया इसको AR के फॉर्म में लिखा, तो ये नोबल गैसेस के फॉर्म में ये 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है ये 4s2 मतलब 20 हो जाएगा, और 3d7, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट M2 पॉजिटिव। कौन सा ये एलिमेंट, M2 पॉजिटिव एलिमेंट का अगर हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये अगर एलिमेंट का लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा, हम सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पर, +2 जो है इसमें से निकल जाएंगे, और हमारे पास में ये बचा रहेगा AR, और फिर जो होगा 3d7। अब देखो 3d7 में अगर आप देखते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। 7 है तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 6 और 7। तो हमारे पास यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना, तो कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास में, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, फॉर्मूला जो है वो है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। ठीक है, अब देखो इसका ये म्यू मतलब हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, क्या हो गया है, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया है। ठीक है, n मतलब क्या हुआ, n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होता है ये, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो यहाँ पे n+2 हुआ, तो n कितना है हमारे पास में, देखो n जो है हमारे पास में n3 है हमारे पास, तो फिर हमने यहाँ पर भी 3+2 लिखा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करते समय √15, और इसकी वैल्यू जो आती है अप्रोक्सीमेटली वो आती है 3.87
बोर मैग्नेटॉन, तो हम इसको सिंपल BM भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ इसका वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया बेटा। आपको मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला हमेशा से यूज करना है, याद रखना है कि N मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई Cu2 पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन aqueous solution। एंड लेट मी टेल यू दैट कि ये जो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है इन CBSE, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन CBSE। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इंक का ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है CBSE 2011 में। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अभी हम इसका जो है आंसर देख लेते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि जो एक्वस सॉल्यूशन जो है ना, Cu2 पॉजिटिव आयन क्यों स्टेबल नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो फिर हम सिंपली लिखेंगे इन aqueous solution, in aqueous solution Cu positive that is aqueous undergoes, जब ये aqueous solution में जाता है तब ये क्या होता है, undergoes disproportionate reaction। कौन सी रिएक्शन बनाते हैं ये, disproportionate reaction, disproportionation reaction ये जो है ये बनाएंगे, disproportionation to form Cu2 पॉजिटिव आयंस एंड Cu बनाता है। जैसे कि आप मान के चलिए ये जो Cu पॉजिटिव आयंस जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में जब जाएंगे तब ये बनाएंगे Cu2 पॉजिटिव और Cu सॉलिड जो है इस तरीके से ये बनाता है। ठीक है, अब ये तो बना दिया। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हायर स्टेबिलिटी जो है, हमने क्या कहा, हायर स्टेबिलिटी of Cu2 positive ion, higher stability of Cu2 positive ions in aqueous solution, ये कहता है in aqueous solution may be attributed to, हम इस तरीके से पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे, है ना, attributed to its greater negative hydration enthalpy, than that of Cu पॉजिटिव aqueous। मतलब ये हुआ इसका कि ये जो Cu2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू दिस वन, और रीजन जो है, रीजन हमने यहाँ पर बता दिया है। और इसीलिए हम कहेंगे जो क्या करता है, इट compensates second ionization enthalpy, of Cu involved in the formation of Cu2 पॉजिटिव आयंस। और इसीलिए हम कहते हैं कि Cu2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव आयन। और यही रीजन होता है बेटा जिससे हमें ये पता चलता है कि Cu पॉजिटिव आयन जो है ये ज्यादा स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ध्यान से रीड कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, मेमोराइज कीजिए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको समझिए और उसके बाद में इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का इंटेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन हमें जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सबसे पहले जो CBSE ने सैंपल पेपर जो था, CBSE का सैंपल पेपर जो था 2011 में इसमें पूछा गया है। और साथ में ही अगर हम देखें तो ये झारखंड का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, झारखंड का बोर्ड एग्जाम जो 2010 में हुआ था, वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो मतलब इसको समझना हमें जरूरी है। ठीक है, चल
अब समझते हैं इस चीज को। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एंटेनॉइड कंट्रैक्शन जो है इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्या है, ग्रेटर है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। अब हम कहेंगे द डिक्रीज, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडाई, द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडाई, द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडाई as well as ionic radii, as well as ionic radii in actinides, actinoid element is more as compared to lanthanide contraction, as compared to lanthanide contraction। और ये ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स, हम कहेंगे दिस इज बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स have more poor shielding effect, अब आप कहोगे कि मोर भी वर्ड यूज किया है, पुअर भी किया है। पुअर तो रहता है पर वो बहुत ही ज्यादा पुअर रहता है, इसीलिए अपन ने उसको मोर और प्योर दोनों वर्ड यूज किए हैं। मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर्ड टू 4f इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए हम कहेंगे therefore the effect of increased nuclear charge, therefore the effect of increased nuclear charge leading to contraction in size is more in actinides। ठीक है, क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा और रीड करो। एक दो बार जब आप इसको कोरिलेट करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने डी एंड एफ ब्लॉक के सभी जो इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है उन सभी के आंसर्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस सभी वीडियोस देख लीजिए बेटा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।